मैं इतिहास हूँ। मैंने सभ्यताओं के उत्थान देखे, पतन भी देखा, विध्वंस देखे, निर्माण भी देखा। मैंने सच को झूठ और झूठ को सच बनते देखा। मैंने आदि देखी, मैंने अंत भी देखा। मैंने रणभूमि का युद्ध भी देखा और मनोभूमि का युद्ध भी देखा। जिसने भी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपना युद्ध लड़ा, परिणाम विजय हो या पराजय, मैंने अपने गोद में स्थान देकर अमर कर दिया। मैं गुरु हूँ, मुझसे सीखो, मेरी गलतियों से सीखो और एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करो। फिलहाल मैं शांति से उस धूल के उठ रहे बादलों के पार देखने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ मुझे अपना काम करना है। ब्रिटिश पैदल सेना की 33वीं रेजिमेंट, जिसमें 60,000 सैनिक और निजाम की 10,480 सैनिक, यानी कुल मिलाकर 70,480 सैनिकों का विशाल काफिला आसमान को धूल से भरती हुई मैसूर के श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ रही थी। इनके साथ साथ बैल, भैंस और ऐसे जानवरों को भी ले जाया जा रहा था जिससे सैनिकों को मांस आसानी से प्राप्त हो सके। ब्रिटिश अफसरों के साथ साथ उसके 30-40 नौकर चाकर भी चल रहे थे, जो लॉर्ड वेलेस्ली के खाने पीने के लिए चांदी के बर्तनों के ढेर को अपने सर पर उठाए हुए थे। नंबर ऑफ सोल्जर्स की इस भारी विषमता ने रणनीतिक रूप से मैसूर की हार को अपरिहार्य बना दिया था। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, जिसे कावेरी नदी द्वारा निर्मित एक द्वीप पर स्थित होने के कारण शक्तिशाली और दुर्गम किला माना जाता था। 5 अप्रैल 1799 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने इस किले की घेराबंदी शुरू कर दी। वेलेस्ली ने किले के उत्तर पश्चिम दीवारों में एक कमजोर बिंदु को सफलतापूर्वक खोज लिया। कहा जाता है कि टीपू को उसके मंत्रियों मीर सादिक और पूर्णिया ने धोखा दिया था। ब्रिटिश सेना ने 5 अप्रैल 1799 को इस किले की घेराबंदी शुरू की, जो अंततः 4 मई को निर्णायक हमले के साथ समाप्त हुई। 4 मई की सुबह टीपू सुल्तान को बताया गया कि शगुन शुभ नहीं है। उन्होंने दरबार के हिंदू पुजारियों और ब्राह्मणों को सोने की थाली, 1 हाथी, 1 काला बैल, 2 भैंस, 1 काली बकरी और 1 काला कोट और टोपी भेंट करके अपने दुर्भाग्य को दूर करने का प्रयास किया। इधर निर्णायक हमला शुरू हो गया था। टीपू सुल्तान अपनी पूरी वर्दी पहने हुए लगातार गोलीबारी कर रहे थे, मानो वह किसी शिकार पर हों। उनका यह कृत्य हताश सैनिकों के बीच मनोबल बनाए रखने का अंतिम प्रयास था। मगर ब्रिटिश हमलावरों की संख्या और गति बहुत अधिक थी। दोपहर होते होते अंग्रेज अधिकारियों ने किले के कमजोर हिस्से को ढूंढ निकाला। ब्रिटिश सैनिक किले पर चढ़ने लगे। किले की दरार में उन्होंने ब्रिटिश झंडा भी लहरा दिया था। जैसे ही ब्रिटिश सेना ने किले के अंदर प्रवेश किया, किले के अंदर भगदड़ मच गई। टीपू सुल्तान की सेना वाटर गेट यानी जल द्वार से बाहर निकल जाना चाहती थी। वाटर गेट किले का एक गुप्त रास्ता था, जिसका उपयोग कावेरी नदी के जल को अंदर लाने के लिए किया जाता था। मगर अंग्रेजों को इस गुप्त मार्ग के बारे में पहले ही पता चल चुका था। टीपू सुल्तान जल द्वार के पास भीड़ भाड़ में फंस गए। इस समय ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी जो पीछे से आ रही थी, तो दूसरी टुकड़ी ने उन्हें
आगे से घेर लिया और गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे वाटर गेट पर सैनिकों और नागरिकों के शवों के ढेर लग गए। टीपू सुल्तान को भी गोली लग गई। टीपू सुल्तान घायल हो चुके थे। टीपू के अंतिम वफादार सेवक राजा खान ने घायल सुल्तान को अपनी पहचान बताने और आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। टीपू ने उसे भस्म कर देने वाली नजरों से देखा और कहा, शेर कभी समर्पण नहीं करते, सिर्फ मरते हैं या मारते हैं। लगातार हो रही भीषण गोलाबारी से टीपू सुल्तान अपने घोड़े और सेवक सहित घायल होकर वहीं गिर गए। टीपू सुल्तान घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तभी एक ब्रिटिश सैनिक ने उनके महंगे साजो सामान और गहने को लूटने का प्रयास किया। अपनी बची खुची शक्ति को समेट कर टीपू सुल्तान ने तलवार चलाई और हमलावर अंग्रेज सैनिक के घुटनों पर वार किया। प्रतिशोध स्वरूप सैनिक ने टीपू सुल्तान के सर में गोली दाग दी। श्रीरंगपट्टनम में व्यापक लूटपाट और भ्रम की स्थिति व्याप्त हो गई। वेलेस्ली के आदेश पर लगातार टीपू सुल्तान की तलाश जारी रही। सुल्तान का पार्थिव शरीर रात 10 बजे वाटर गेट के पास लाशों के ढेर में पड़ा मिला। टीपू का शरीर अभी भी गर्म था और आंखें खुली हुई थी। शरीर पर संगीन से हमले के 3 निशान भी मौजूद थे। पहचान करने के बाद शव को एक पालकी में रखा गया और महल भेज दिया गया। 5 मई 1799 को उनकी मृत्यु के अगले दिन उन्हें श्रीरंगपट्टनम में गुम्बज नामक मकबरे में उनके पिता हैदर अली और माता फखरुन्निसा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। अंग्रेजों ने सुल्तान की मुख्य संपत्तियों के साथ साथ उनकी तलवार भी जब्त कर ली और अपने देश ब्रिटेन लेते चले गए। हैदराबाद के निजाम को गूटी और गुरमकोंडा जिले सौंप दिए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपुरम और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। मैसूर का शेष भाग पुराने वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया। 5 वर्ष के बालक कृष्णराज तृतीय को शासक बनाया गया और तुरंत सहायक संधि लागू कर दी गई, जिससे मैसूर अब ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान कहा करते थे, 200 वर्षों तक भेड़ों की तरह जीवन जीने से बेहतर 2 दिन शेर की तरह जीवन जीना होता है। उनका पसंदीदा खिलौना भी एक बाघ था, जिसने एक अंग्रेज को अपने नीचे दबा रखा था, जो अभी ब्रिटेन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस अंग्रेजों का एक ऐसा हथियार जो भारत विजय में सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुआ। 1770 ईस्वी में बंगाल में हुए भीषण नरसंहार ने पूरी दुनिया के साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। इतने बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन का अधिकार सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के जिम्मे छोड़ना उचित नहीं होगा और फिर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाते हुए वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में कंपनी के ऊपर बिठा दिया गया। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी भारत में अपनी जड़ें जमाना चाहता था। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने एक ऐसा नीतिगत हथियार का आविष्कार किया जिससे फ्रेंच समस्त भारत पर कूटनीतिक विजय प्राप्त कर सकते थे, मगर डुप्ले अपने हथियार की क्षमताओं को ठीक से समझ नहीं सके। वहीं पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने इसकी क्षमताओं को समझा, सही इस्तेमाल किया और लगभग समस्त भारतवर्ष पर ब्रिटेन का परचम लहरा दिया। सब्सिडरी अलायंस नामक इस खतरनाक हथियार का आविष्कार भले ही फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लो ने किया था, मगर वेलेस्ली ने इसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लागू किया। उसने इसे 4 पार्ट में कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि भारतीय राजा खुशी खुशी इसमें फंसकर अपना राज्य, अपनी संप्रभुता सब गवा देते थे। फर्स्ट फेज में कंपनी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में भारतीय राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करती। सेकेंड फेज में भारतीय राजाओं से मदद के बदले मोटा पैसा मांगा जाता था। थर्ड फेज में भारतीय राजाओं को
अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना की टुकड़ी को अस्थायी रूप से अपने ही राज्य में स्वीकार करना पड़ता था। और फोर्थ फेज में कई प्रकार के एलिगेशन लगाकर अंग्रेज क्षेत्र सौंपने की मांग करते और इस तरह एक बड़े क्षेत्र पर उनका अधिकार स्थापित हो जाता था। वेलेस्ली ने इस नीति का उपयोग करते हुए भारतीय राजाओं को सैन्य सुरक्षा के नाम पर एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक जाल में फंसाया जिससे उनकी संप्रभुता पूरी तरह समाप्त हो गई। मराठों के हमले का डर और राज्य के आंतरिक विद्रोह के भय से सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाले भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम अली खान थे। मगर वेलेस्ली की नजर मैसूर पर ठहर गई थी, जिसके कई कारण थे। एक तो मैसूर ज्योग्राफिकल लोकेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था, दूसरा व्यापारिक बंदरगाह भी था, तीसरा टीपू के फ्रेंच और डचों से भी बेहद अच्छे संबंध थे। इसलिए वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव दिया। मगर मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों की सहायक संधि को कभी स्वीकार नहीं किया, अपनी जान की कीमत पर भी नहीं। निजाम और मैसूर के बाद अब साउथ इंडिया में ब्रिटेन के लिए कुछ खास नहीं बचा था। उसका अगला निशाना अतीत लाइव के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।